दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 11 है। चूँकि ये जीके जीएस का सेट है तो आपको एईडीओ प्लस बिहार का जो दरोगा मेंस आने वाला है, चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपका बहुत हेल्प करेगा। दूसरी बात कि आप पहले वीडियो पॉज़ करके इसका आंसर दें, अगर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। चलिए बिना किसी देर का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? जो जनता किसको चुना था, तो याद रखिए गोपाल और नंदी वर्मन पल्लवन। तो 2 और 4 क्या होगा? 2 और 4। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी? ठीक है, और सीलहन राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। तो कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। प्राचीन भारत में गुप्तकाल के संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण हैं। इनमें से एक तो अजंता की गुफा है और दूसरा जो है आपका ये पूछ रहा है दूसरा अवशिष्ट कहाँ है? तो याद रखें बाघ गुफाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, मौर्यकालीन शासकों में धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया जाता था। तो देखिए ये जो है आपका सही है। तो धार्मिक आधार पर नहीं दिया जाता। तो दूसरा, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों को ने विरोध किया था। नहीं, कृषक कोई आपको विरोध नहीं किया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ए आपका सही है, परंतु आर गलत है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंधित जलाशयों के नहर के माध्यम से जल की प्रवाहित किया गया? मतलब जल जो है ना, जल निकासन जो है सबसे अच्छा किस शहर का था? हड़प्पा में। तो याद रखिए धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो देखिए प्रजा को जो है ना अभिलेख के माध्यम से ज़्यादातर अशोक दिया था। लेकिन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी संप्रदाय को महिमा मंडन करके की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, तो वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाते। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि आप अपना संप्रदाय को बड़ाई कर रहे हैं और दूसरे के संप्रदाय को क्या गलत कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपने संप्रदाय अपितु आप अपने संप्रदाय को गंभीर और हानि पहुंचा रहे हैं अपने ही संप्रदाय। तो ये आपको कौन बोला था? अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी की दक्षिणी तट पर एक नया नगर का स्थापना किया था और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व किया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण के समस्त भूमि उस देवता की है? तो ये आपका कौन था? हरिहर प्रथम। याद रखिएगा हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के याद रखिएगा ये राजा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपने लगभग 30 वर्ष की व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग को यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसे आज भी कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। तो ये बोल रहा है कि पूर्व आधुनिक काल में संसार का सबसे बड़ा यात्रा करने वाला जो है ये वर्णन किसका है? तो याद रखिएगा ये कौन किया था? तो इब्न बतूता। याद रखिए इब्न बतूता। और याद रखिएगा जो आपको हुएन त्सांग है ये यात्रियों का राजकुमार है। यात्रियों का हुएन त्सांग जो है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ईश्वर केवल मनुष्य की सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगा। तो ये आपका कौन? तो आपका गुरु नानक देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कथन विचार अहिद और घुड़सवार सिपाही थे? तो देखिए आपको ये बोल रहा है कि जो है ना एक अहिद होता था प्लस एक होता था दखिली। ये दोनों जो है ना आपका घुड़सवार सिपाही होता था। कौन? दोनों घुड़सवार। और ये दोनों मुगल काल में होता था। याद रखिएगा। तो कह रहा है कि अहीद का क्या उसका मतलब क्या था, उसका नेचर क्या था? कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की। हाँ ये खुद ही सेवा एकांकी प्रदान करते थे। दूसरा कि बोल रहा है कि जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। हाँ किसी भी सरदार के साथ अपना संलग्न किया वो दाखिली किया था। याद रखिए। और तीसरा आपको बोल रहा है कि सिपाही ही जिनका आसन कर्नेल था। हाँ सिपाही ही जिनका आसन कर्नेल था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो तो आपका आंसर क्या होगा? केवल 1 2 3। ये जो है जिन्होंने अपने मिर्जाओं के साथ संग्रह किया ये आपका नहीं, मिर्जाओं के साथ संग्रह नहीं किया। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर आपका एक सुन कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों के प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। कानूनी विवाद जो है पूरा होने लगा। तो निम्नलिखित प्रावधानों में किस एक की सामान्यता इसके कारण कारक के रूप में जोड़ा जाता है?
तो क्या बोल रहा है कि देखिए कि रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया। देखिए रैयत जो है ना, आपको जो है आपका रैयत को ज़्यादा ज़्यादा तवज्जो दिया गया। याद रखिएगा, रैयत को ज़्यादा तवज्जो दिया गया था। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। दूसरा बोल रहा है कि क्योंकि ये किसान किसान जो है डायरेक्ट टैक्स देता था अंग्रेज को, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। तीसरा बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। देखिए ईस्ट इंडिया को जो है जमींदारों का अधिपति बनाया गया था, लेकिन ये कोई कारण नहीं। तो ये भी आपका गलत है। दूसरा बोल रहा है कि तीसरा न्यायिक पदों को अधिक कार्यशूल बना। ये बहुत न्यायिक जो है ना पद बहुत कमज़ोर बनाया था, इसीलिए तो न्यायिक कानूनी विवाद हुआ था। तो ये भी आपका गलत है। तो क्या बोला, उपयुक्त ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। याद रखिए, सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि महारानी विक्टोरिया, याद रखिए महारानी विक्टोरिया जो है उद्घोषणा 1858 में हुआ था। मतलब क्या था महारानी विक्टोरिया का, तो बोल रहा है कि भारत राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य से मिलने के किसी भी विचार का परित्याग करना। तो ये भी क्या है, ये आपका सही है। दूसरा आपको बोल रहा है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये भी आपका सही है। याद रखिएगा 1858 जो आया, 1857 की विद्रोह हुआ था, उसी कारण ये जो है महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 में आया। तीसरा बोल रहा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का नियमन करना। ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। तो आपका क्या हो जाए, केवल 1 2। याद रखिए। अब कौन था आपका, कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। उस समय कौन था आपका वायसराय, कैनिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पे ही बहुत काम किया जाना है। तो ये आपका कौन बोला था, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा 1854 में जो है ना आपको विधवा पूर्ण विवाह पर ये इन्होंने जोड़ दिया था। विधवा पूर्ण विवाह पर जोड़ दिया था। 14 नंबर में उन्होंने इमेजिनिंग गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। ठीक है, वे अमेरिका में कुछ समय के लिए और वे केंद्र सभा के सदस्य भी निर्वाचित रहे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि देखिए लाला जब अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय लिखे थे। ठीक है। दूसरा द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये भी क्या है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 15 है कि 18 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बने, 18 वर्ष में स्नातक और 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा प्रांतीय सम्मेलन की मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्र कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष में अग्रणी प्रवक्ता, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियन विधायक और 40 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। ये कौन थे आपको, तो किसको माना था आप, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये किसको माना था, तो महागोविंद रानाडे। तो रानाडे के चेला गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण का चेला महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, A.G. वेल्स, हैरोल्ड लक्सी और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की। तो ये जो आपका केस है ये मेरठ संयंत्र का केस, ये क्या है, मेरठ संयंत्र केस। याद रखिएगा कि 1929 से लेकर 1933 तक चला था। याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 17 है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चम्स, जब भी मॉन्टेग्यू चम्स बोलता 1919, अब मार्ले मिंटो बोलेगा तो 1909, रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी गठन किया। तो देखिए ये जो है आपका इंडियन लिबरल पार्टी गठन किया था। कौन, इंडियन लिबरल पार्टी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज ये इसमें जो प्रमुख नेता हैं आपको बता देते हैं। ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और एक जयकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय राष्ट्र आंदोलन के संबंधित नियमों और घटनाओं को पढ़ें। तो देखिए आपका जो घटना हुआ था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसी में जो है गांधी जी बोलते हैं कि गांधी मर सकता है मगर गांधी की विचारधारा नहीं। याद रखिए। फिर दूसरा बोल रहा है कि राजगुरु को फांसी, देखिए राजगुरु को जो है फांसी आपको मतलब 23 मार्च 1931। याद रखिए। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोले कालक्रम, देखिए ये जो है ना आपका कालक्रम जो हो जाएगा आपका, पहले जो है गांधी इरविन समझौता हुआ।
ठीक है। उसके बाद जो है राजगुरु को फांसी मिला था, तब जाके गांधी जी पर कराची अधिवेशन में काली टोपी गई थी। तो 3-2-1 आपका क्या होगा, 3-2-1। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, देखिए आपको बार बार रटाते हैं कि याद रखिएगा, ये आपका बहुत हेल्प करेगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है आपका कब आया था, 1942। उसी तरह कैबिनेट मिशन कब आया था, 1944, ठीक है। और वेवेल जो आया था, जिसको शिमला समझौता बोलते हैं, उसको 1945। उसी तरह 11 सूत्री अगर बोलेगा कौन दिया था, तो आपके लिए महात्मा गांधी। और अगर 14 सूत्री बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, ये मोहम्मद जिन्ना, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। भारत का पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, भारत का पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही नहीं। तो उस समय पूर्ण स्वतंत्रता का कोई बात ही नहीं किया था। दूसरा, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, हाँ संविधान के लिए रचना के लिए ये किया था। ये देखिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, डोमिनियन स्टेट मतलब कि अधिराज्य का दर्जा पाने के लिए किया था, ठीक है। तो ये आपका एक गलत है, दूसरा सही है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ, कौन सही है, तो केवल दो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो ये आपका कौन था, लॉर्ड वेवल। याद है भारत का भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के प्रधान सेनापति कौन था, लॉर्ड वेवल, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका पॉलिटी आ गया आपका। निम्नलिखित में किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजवान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये आपको कौन बोलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समान है, क्या समान है। तो देखिए 22 नंबर आपको बोल रहा है कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, तो ये जो है ये आपका गलत है, तो ये जो है विशेषता नहीं है। अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास है, ये भी आपका नहीं है। तीसरा बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट, ये पॉकेट वीटो जी ही लाया गया था, वो अमेरिका के ही संविधान से लाया गया था, तो इसीलिए राष्ट्रपति का वीटो और चाहे अमेरिका का वीटो, ये दोनों आपका क्या है, सेम है। उच्च सदन को कुछ मनोनीत सदन, ये आपका गलत है, तो केवल 3 से, याद रखें केवल 3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको बोल रहा है 23, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का सुविधा दिया गया था। तो आपका 15 का 5 क्या है, 15 का 5 इसमें बोल रहा है कि ओबीसी चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, उन लोग को जो है ना शिक्षा का या शिक्षण संस्था में उसको क्या है, एक छूट दिया जाए। याद रखिए ये क्या है, मौलिक अधिकार, यह हमारा मौलिक अधिकार। और ये जो कब आया था, ये जो ऐड हुआ ये 93वें संविधान संशोधन 2005, 93वें संविधान संशोधन 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, तो क्या है राष्ट्र विधिक सेवा, तो इसका उद्देश्य जिसको इंग्लिश में NALSA बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधि सेवाएं उपलब्ध कराना, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि यह देश भर में विधिक मतलब कानूनी कार्यक्रमों एवं योजना को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्देश जारी करता है। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल दोनों सही है। चलिए 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि किस वर्ष में अकाउंटिंग के ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा से अलग किया गया एवं नियंत्रण महालेखा परीक्षण कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रहा। तो ये आपका कब किया, तो 1976, याद रखें 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि नीचे दो कथन है दिए गए हैं, एक का अभिकथन और दूसरे उसका कारण है, क्या ये सही है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता क्योंकि ये एक अस्थायी सदन, याद रखिए पारालो, ठीक बताए थे 79, 80 और 81। तब पा मतलब पार्लियामेंट, रा से राज्यसभा और लो से लोकसभा, ठीक है। तो ये जो है राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे बार सेवानिवृत्त, हाँ उसका जो है हर 2 साल बाद जो है ना उसका 1/3 सदस्य जो है क्या मतलब उसको सेवानिवृत्त होना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है। तो दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या है, ठीक है, ए आर का सही व्याख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू हुआ। देखिए अत्याचार निवारण कानून जो है ये आया आपका कि
1989 में। कब? 1989 में। लेकिन अगर बोलेगा इसको लागू कब किया तो 1990। तो अधिनियम कब आया? 1989। लेकिन लागू कब हुआ? 1990। तो आंसर क्या है? कब आपका अधिनियम आया? तो 1989। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि 338 और 338 का ए, जब 338 बोलेगा तो आप SC बोलिएगा, मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति, 338 अनुच्छेद। और 338 के अगर ए बोलेगा तो याद रखिएगा वो ST, मतलब अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार कर सकता है? तो ये आपको गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। कब? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बोलता है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249, क्या 249 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित की विधि निर्माण करने पर अधिकार है। याद रखें, जो राज्य सूची पर जो है कानून बनाने का संसद को अधिकार है, ये अनुच्छेद 249 है। तो बोल रहा है कि प्रभावी रहेगा, मतलब कब तक प्रभावी रहेगा? अगर राज्य में कानून अगर संसद बना रहा है 249 के तहत, तो याद रखिएगा ये 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ये भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो थोड़ा लंबा है, देख लेते हैं क्या है इसका। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त का समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन असमानता है। देखिए ये आपका जो है ना, ये आपका वेतन समान है, लेकिन अधिकार जो है आपका, ये आपका समान नहीं है, ये आपका अधिकार समान नहीं है, ठीक है। चलिए, और दूसरा बोल रहा है, दूसरा कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पाने का अधिकार है। तो ये आपका क्या है? ये आपका बिल्कुल सही है। याद रखें, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन है वही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर आपका क्या है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है उनके पदभार संभालने से 6 वर्ष और 62 वर्ष नहीं, ये आपका 65 वर्ष होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ये चौथा 4 आपका गलत है, तो ये आपका गलत है, ये आप गलत है। अब बाकी आपका जो है पहला जो है असमानता नहीं, समान होगा। क्या? समान वेतन होगा, यहाँ असमानता लिखा है, तो एक भी गलत है, केवल 2 और 3। चलिए आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया, ध्यान से। यदि हम किसी वस्तु को अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी, अर्थात एक वस्तु को अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को कुछ मात्रा छोड़ना पड़ता है। तो ये आपको कौन दिया? तो याद रखिए ये आपका क्या कहा जाता है? ये आर्थिक लागत तथा अवसर लागत, आर्थिक लागत तथा अवसर लागत, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक, क्या सामाजिक प्रगति सूचकांक जिसको सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बोलते हैं, कि संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो क्या है? तो बोल रहे हैं यह सूचकांक सोशल प्रोग्रामिंग इम्पेरेटिव, मतलब सोशल प्रोग्रामिंग नामक संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा याद रखें, ये बोल रहे हैं कि यह सूचकांक 3 व्यापक आयाम है। तो मानव के बुनियादी आवश्यकता, सुख के आधार और अवसर पर आधारित, ये तीनों आपका सही है, ठीक है। जहाँ आपका मानव का जो बुनियादी है, जैसे भोजन खाना, रहना और स्वास्थ्य, उसी तरह सुख बोल रहा है, तो जैसे कि सुख, शिक्षा का स्तर, पर्यावरण या सूचना, तो ये भी आपका क्या है। अगर अवसर बात करेगा तो क्या? व्यक्तिगत या अधिकार या स्वतंत्रता या समता, तो ये आपका दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी का प्रारंभ हुआ। तो हरित क्रांति जो है ये पूछ रहा है, तो कौन? तो 7वें दशक के दौरान, याद रखिएगा कब प्रारंभ हुआ था? 7वें दशक के दौरान, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, देखिए हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन, क्या? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन कहा जाता है। चलिए भारत सरकार द्वारा आरंभ में निम्नलिखित योजना के बारे में विचार कीजिए। बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को उनकी ब्याज आय में अनिश्चित बाजार दशाओं का कारण होने वाले भावी गिरावट के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए यह योजना आरंभ की गई थी। तो ये आपका क्या है? ये आपका सही है।
और दूसरा क्या बोल रहा है कि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा और संपर्क बनाती है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को सरकारी गारंटी के आधार पर अंशदान राशि से जुड़े एक सुनिश्चित पेंशन प्रतिलाभ का प्रावधान के माध्यम से करती है। तो ये कौन सा योजना था, यही पूछ रहा है। तो ये आपका कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये 2014 से 2015 में इसका शुरुआत हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना साथ ही पंचवर्षीय नियोजन का अवधारणा को समाप्त कर दिया था। तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि 12वीं पंच योजना के बाद आपका नीति आयोग आने लगा। तो दूसरा बोल रहा है कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा 15 वर्ष विजन, 7 वर्ष रणनीति तथा 3 वर्ष एजेंडा है। तो ये जो नीति आयोग है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या है कि ये आपका जो है 15 वर्ष पहले क्या होता है, विजन दे, 7 वर्ष का रणनीति बनाना, 3 वर्ष में उसका अंदर कार्य एजेंडा चलेगा। तो याद रखिएगा, तो 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 36 है कि किसी एक किसान के पास 4 एकड़ का भूखंड है और उसे अपने खेत के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने में 2 श्रमिक की आवश्यकता है, किंतु वह अपने परिवार में 5 सदस्य पति पत्नी बच्चे और को कृषि कार्य में लगा देते हैं, जबकि इसे इनका आवश्यकता नहीं है। देखिए, अधिक मतलब फालतू कृषि जितना होना चाहिए, जैसे कि 5 गो का ज़रूरत है, वहाँ ऑलरेडी 10-15 गो जानबूझ के खड़ा है। तो वही बोल रहा है कि इस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। सिंपल बात में याद रखिए, तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, 37 नंबर आपको बोलता है भारत में मुद्रास्फीति, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसका मतलब कि पैसा मुद्रा जो है मुद्रा घट रही है और मांग जो है बढ़ रही है। तो दौर आमतौर पर निम्नलिखित में किसके उतार चढ़ाव से होता है? तो आप क्या बोलेगा? उपभोक्ता। क्या बोलेगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक। याद रखें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो ये आपका क्या है, याद रखें, एक भारतीय स्टेट बैंक भी है, एलआईसी भी है, जीआईसी भी है, आईडीबीआई भी है। ठीक है, ये सब क्या है, आपका नेशनल स्टॉक ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, तो क्या है सरकारी प्रतिभूति बाजार, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट क्या है? तो बोल रहा है यह मौद्रिक और साख नीति का महत्वपूर्ण साधन है। हाँ, मौद्रिक और साख नीति का जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ये आपका सही है। तो दूसरा बोल रहा है इस बाजार में संस्थाओं के अलावा अकेला व्यक्ति भी हिस्सा ले सकता है। हाँ, बिल्कुल ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इंडिविजुअल भी होता है, जिसको याद है सरकारी बॉन्ड निकालता है सरकार, या प्रतिभूति खरीदता है। तो ये सब क्या है, ये सिंपल अकेले। तो क्या है आपका 1 और 2 दोनों से। 40 नंबर बोलता है कि त्वरित वित्त प्रमाण रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में किसके द्वारा उधार दिए जाने वाले उपकरण से संबंधित है? तो ये आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। याद रखिएगा, जो आपको रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो उधार देता है, ये कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, आपका ज्योग्राफी आ गया कि प्रमुख यमुनोत्तर तथा 180 डिग्री यमुनोत्तर मीटर पृथ्वी को समान भाग पूर्वी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि देखिए क्या होता है ना, ये है, ठीक है, ये आभाग, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ऐसे करें, और 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी यमुनोत्तर एक ही रेखा स्थित। हाँ, ये जो है ना एक ही है, या 180 डिग्री पूर्वी बोलिए, 180 पश्चिमी, दोनों एक ही रेखा है, काल्पनिक रेखा। तो आपका जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है, तो दोनों आपका सही है, याद रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, बार बार आपको रिपीट करते हैं, ये आपका फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो ये जो है आपका क्या है कि दक्षिण पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म हवाएं को देखिए, जो आपका चिली में जो है अटकामा मरुस्थल है, याद रखिएगा, गर्म मरुस्थल है, याद रखिए। अटकामा मरुस्थल को दक्षिण में भूमध्य सागर जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अटकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागर जलवायु पाई जाती है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। चिली का चुक्की का माटा नामक स्थान पर तांबे का उत्पाद हेतु विश्व प्रसिद्ध। तो आपका ये आपका तीनों सही है। प्रश्न नंबर 43 है कि उत्तरी अमेरिका, याद रखिए, एक बोले थे उत्तरी अमेरिका जिसमें कनाडा, यूएसए और आपका मैक्सिको है, नीचे आपको बोले थे साउथ अमेरिका जिसमें अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, आपका ये है बोस्टवाना, ये सब है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पश्चिमी कोलोराडो की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकल है। क्या?
माउंट मेकाले जो है आपको बोले निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है याद रखिएगा, ये जो है आपका अलास्का, कहाँ अलास्का, याद रखिए अलास्का जो है रूस जो है दे दिया किसको, अमेरिका को, ठीक है। चलिए 44 बोल रहा है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों के पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ये जो है आपका क्या होता है, अगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक और अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहता है, राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बोल रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जिम कॉर्बेट था 1936 में, जिसको अभी फिलहाल शायद उसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, इनके विभिन्न जिलों और उनके अवस्थित संबंध में नीचे दिए गए युग्मों का सही किए। यमन जो है आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश, याद रखिए यमन कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ये पुडुचेरी का भाग है। करैकाल जो है आपको कहाँ है, तमिलनाडु, करैकाल कहाँ है, तमिलनाडु। अब माहे जो है आपका केरल है, याद रखिए माहे कहाँ है आपका, केरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। तो ये आपका क्या है, तीनों सही है, क्या है आपका, तीनों सही है, ये अवस्थित बोलता है। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रृंखला के मानसरोवर झील के निकट चेमयोंगुदुंग हिमनद से है। तो याद रखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी आपको कैलाश पर्वत से आपको जो चेमयोंग ग्लेशियर से निकलता है तो चुपचाप आप याद रखिएगा इसको ब्रह्मपुत्र, उसके आगे कुछ पढ़ना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस नदी बोल रहा है तो कौन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कि यह खरीफ, तो खरीफ आपको बार बार रटाते हैं खरीफ के बारे में कि खरीफ आप 3 गो याद रखिएगा, ज्वार, मक्का, बाजरा, फिर आपका क्या है कपास, उसके बाद आपके क्या है मूंगफली। तो ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली आपका खरीफ क्रॉप है, याद रखिए। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि जो है अंतर्गत बोई जाने वाले ऐसे फल जो खदान और चारा दोनों रूपों से प्रयुक्त होती है। तो कह रहा है कि यह फसल जो है 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। तो पूछ रहा है कौन है, तो ये देखिए क्या बोले, ज्वार, मक्का, बाजरा, तो मक्का याद रखिए, मक्का, मक्का ये क्या है, खरीफ क्रॉप, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब कौन, रेगिस्तान बोल रहा है, में पर्वतों को पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ठाड़ वाले चट्टान तल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, याद रखिएगा पेडीमेंट, क्या पेडीमेंट, क्या कहते हैं, पेडीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करती है। तो ये कौन थे, परिस्थितिक कर्मता मतलब नीचे, इकोलॉजिकल नीच। तो आपका ये आपका क्या होगा, इकोटोन क्या होता है, ये जो है ना एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति जब मिल रहा है उसको इकोटोन बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि इसमें कौन आपका सही है कि मुंबई एक कृत्रिम बंदरगाह है जहाँ वहाँ देश से विदेश व्यापार अधिकांश भाग संचालित है। देखिए मुंबई जो है ना आपका कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, मुंबई जो प्राकृतिक मतलब अपने आप बना है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। और दूसरा देखते हैं तो मुर्मुगपत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर अवस्थित, हाँ मोरमुगुओ बंदरगाह जो है आपका जुआरी नदी पर स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये गोवा में है, याद रखिए कहाँ, गोवा में। तीसरा बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन को न्याय सेवा में मुंबई पत्तन के अनुरूप पत्तन के रूप में विकसित। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है बंदरगाह में बहुत भारी भीड़ होने के कारण बगल में ही एक न्याय सेवा मुंबई में बनाया गया, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है क्वेश्चन। चलिए 51 नंबर होता है निम्नलिखित में कौन से नेताओं को समूह 1922 में मुंगेर के किसान सभा का आयोजन किया था। तो ये आपका कौन था, तो याद रखिए ये आपका श्री कृष्ण मुंगेर के थे, याद रखिएगा। और प्रथम जो है आपका मुख्यमंत्री थे एक मोहम्मद जुबैर, कौन थे, मोहम्मद जुबैर। तो ये आपका दोनों सही है। चलिए बिहार के किस जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये आपका कहाँ है, बांका में, कहाँ, बांका में। 1942 में आंदोलन के लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्र सरकार की स्थापना की थी। तो सियाराम सिंह की अगुवाई में याद रखिएगा पटना में, याद रखिए समानांतर सरकार बना था, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। तो ये आपका जो है बनाया गया है कहाँ, पश्चिम चंपारण, कहाँ, पश्चिम चंपारण, ठीक है, सॉरी हाँ ये कहाँ बनाया गया था, सॉरी यहाँ पे गलत है, करीमगंज दरभंगा, करीमगंज जगह है कहाँ, दरभंगा में। 54 का ए। चलिए 55 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने डेसिडुअस मतलब पर्णपाती वन क्षेत्र है।
कौन सा जिला है आपका? तो पश्चिमी चंपारण जो है बहुत घना आबादी वाला ये जो है क्या वन क्षेत्र है, याद रखें। चलिए आगे है 56 नंबर कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी ने 1942 में हुई गिरफ्तारी के पश्चात बिहार में देशी हुई सबसे जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया था, तो उसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिला? तो आपका सर्वाधिक प्रभाव जो है आपको पटना में देखने को मिला। कहाँ? पटना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे है आपका बोलता है बिहार के निम्नलिखित जिलों में उत्तर से दक्षिण दिशा का बताइए। तो देखिए शिवहर, उसके आपका वैशाली, उसके बाद नालंदा और नीचे आपका नवादा है। तो शिवहर, वैशाली, नालंदा, नालंदा फिर नवादा। तो 1 2 3 4। चलो 28 नंबर है, सॉरी 58 है कि 28 नवंबर 1940 में पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया जिसके युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध के बिहार में भागीदारी चिन्हित हो गई? तो ये आपका कौन था? तो याद रखिएगा ये आपका श्री कृष्ण था। जो आपका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है पहले थे विनोबा भावे पूरे भारत में, दूसरा थे कौन? आपका जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? ब्रह्मदत्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है बिहार में जो जगदीशपुर में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह। 60 नंबर बोला है कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन, क्या असहयोग आंदोलन जो है लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह दिया, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व से भारी कमी की। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने हेतु व्यक्ति की एक सूची प्रकाशित की जो शराब पीते हैं, मतलब जैसे कि पहले जो है साइंटिस्ट से झूठ मूठ का अंग्रेज जो है साइंटिस्ट का फोटो लगाता था, हाँ ये शराब पीता है तो लोग उस पर आकर्षित होगा। तो ये बिहार में ऐसा किया था कौन? अंग्रेज। चलिए चलिए 61 नंबर है आपका कि एक वस्तु की जो है पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। अगर यहाँ 100 डिग्री है, 100 किलोग्राम है तो द्रव्यमान भी आपका पृथ्वी चंद्रमा पे भी चाहे कहीं भी जाइए तो आपका द्रव्यमान आपका 100 होगा। और याद रखिएगा भार बार बार बदलता है। भार क्या है? बार बार बदलता है। चलिए तो आपका 62 है कि 3 समान पात्र है ABCD जिसमें जल है, पारा है और मिट्टी है कि तेल एक ही स्तर पर तक भरे हैं। ठीक है, एक ही स्तर पर सबको एक लेवल पर बढ़ा दिया। तीनों पात्र को आधार पर समान टोपियां लगी। ठीक है, पैक कर दिए तीनों को। यदि तीनों टोपियां एक साथ खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? तो सबसे पहले जो पात्र है वो आपका पात्र कौन होगा? तो जो आपका मिट्टी है, मिट्टी के तेल वो सबसे पहले खत्म हुआ। याद रखिएगा वो क्या है? हवा में क्या है? वाष्पित हो जाता है। हवा में क्या है? वाष्पित हो जाता है। याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि एक ही पदार्थ से बने आर त्रिज्या के एक खोखले गोले और आर त्रिज्या वाले सॉलिड गोले और आर त्रिज्या वाली एक गोल प्लेट के सामान्य तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर एक साथ गर्म किया गया, फिर उन्हें कमरे में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। इनमें से कौन है सबसे पहले सामान्य तापमान पर पहुंचेगा? देखिए सबसे पहले बात क्या है, एक खोखला गोला है, दूसरा क्या है आपका भूरे गोले, ठीक है, और आपका एक क्या है, एक गोला प्लेट का है। ठीक है, याद रखिएगा। एक जो है आपका खोखला गोला, दूसरा जो है सॉलिड है और तीसरा जो है आपका प्लेट टाइप का है। तो बोल रहा है कि कौन जो है पहले 20 डिग्री से अधिक गर्म किया उसके बाद उसको ठंडा किया, तो सामान्य पहले ठंडा कौन होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका प्लेट। सबसे पहले कौन ठंडा होगा? क्यों? क्योंकि प्लेट का आयतन जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, आयतन मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जल्दी वाष्पित होगा। ठीक है, और जल्दी ठंडा होगा, सामान्य तापमान होगा। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जैसे जैसे सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है, सूर्य की किरणों को वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म धूल के कण, जल कण तथा दूसरे सूक्ष्म कणीय पदार्थ द्वारा प्रकीर्णित किया जाता है। परिणाम स्वरूप दिन के समय पर मंडल में आकाश नीला दिखाई देता है। इसका देखिए लास्ट ये जितना बोला इसमें सिर्फ याद रहेगा कि नीला प्रकाश नीला क्यों देता है या लाल क्यों दिखाई देता है, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा कि नीला जो है प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि समान लंबाई L है, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है वाले दो तार हैं। तारा एक तांबे का बना हुआ है, तारा दो है एल्युमिनियम का बना। ठीक है, एक तांबा का है और एक एल्युमिनियम का है। तो यह ज्ञात किया जाए कि तांबा जो है विद्युत चालकता है, एल्युमिनियम की विद्युत चालकता से अधिक होती है। तांबा जो है ज़्यादा जो है आपका इलेक्ट्रो मतलब चालकता, उसका विद्युत चालकता आपका अधिक है। तो बोल रहा है कि इस स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? देखिए चालकता मतलब कंडक्टिविटी होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना तांबा कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो
तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही होगा, तो याद रखिएगा कि दोनों तारों में प्रवाहित धारा एक समान मानी जाएगी तो दोनों में नष्ट होने वाले शक्ति शोषण समान होगा। ठीक है, दोनों में जो है आपका जो है अगर प्रभावित धारा एक समान जा रही है तो आपका जो है दोनों में नष्ट होने वाले शक्ति शोषण जो है मतलब जो भी आप पावर नष्ट होगा P=I²R, ये दोनों में समान होगा। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलता है, दिए जाते हैं। तो कह रहा है कि प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर संबंध किससे है, तो याद रखिए किससे, तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR से CSIR से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1947 से ही शायद देने लगा था। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखते हैं तो आप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके अपने हर समय आप इधर उधर वायु को देखिएगा कि हाँ ये धूल कण मुड़ रहा है, ये धूल कर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो ये जो घटना है ये आपका कौन है, तो ये आपका ब्राउनियन प्रभाव है। क्या है, ब्राउनियन मोशन हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने को प्राप्त होता है। हाँ भाई, बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपस्थिति में अगर गर्म करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, बेकेलाइट। याद रखिए क्या, बेकेलाइट। दूसरा बोल रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कितनी बार भी गर्म करें मुलायम बनाया जा सकता है। नहीं, थर्मोसेटिंग जो एक बार गर्म कर दिए तो दोबारा उसको मुलायम नहीं बनाया जा सकता, दोबारा उसको मुलायम नहीं बनाया जाता। तो आपका दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत क्षरण आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरिया में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो है आपका निकल कैडमियम जो है, निकल कैडमियम ये आपका क्या है, टॉर्च लाइट में यूज होता है। याद रखें निकल कैडमियम बैटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, कथन ए है और उसका आर स्पष्टीकरण है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को तत्व बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। तो देखिए हाँ सही है, पानी में अम्ल मिलाया जाता है, पानी है अम्ल मिलाया। ठीक है, याद रखें अम्ल पानी नहीं मिलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह सेट में आया। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो भाई AR दोनों सही है और AR का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि स्टील में स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए, जगह स्टील है उसको स्टेनलेस स्टील प्राप्त करना है तो उसमें कुछ तत्व मिलाकर, तो क्या मिलाया जाता है, आपको सीधे यही बोल रहा है। तो उसे अधिक सशक्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उन कार्यों में प्रयुक्त नहीं किया जाता, देखिए लास्ट में पढ़िए नहीं, मतलब कौन नहीं मिलाया जाता है। तो देखिए निकेल मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, सॉरी कार्बन मिलाया जाता है। याद रखिएगा ये सब आपको लोहा भी मिलाया जाता है, सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता। सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, याद रखिए ये ट्रांजिस्टर में यूज होता है, आपके मोबाइल में भी सिलिकॉन है। 72 में बोलता है कि फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन से संबंधित ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है। तो इसके संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है, तो देखिए यह शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है जो फ्यूल सेल जल उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और जल के उत्पन्न करती है। तो यह आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा बाय प्रोडक्ट रूप में कौन है, जल उत्पाद के रूप में ऊष्मा और जल का उत्पन्न होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। याद रखिए। चलिए दूसरा बोल रहा है कि ये आपका एक सही है। दूसरा बोल रहा है फ्यूल सेल का उपयोग वाहनों के विद्युत प्रदान के लिए किया जाता है किंतु कंप्यूटर जैसे छोटे युक्त के लिए नहीं। देखिए जो है ना आपका ये आपका गलत है, क्योंकि फ्यूल सेल का जो है बड़े वाहन में नहीं बल्कि छोटे इलेक्ट्रिक लैपटॉप आपका मोबाइल हुआ ये सब में यूज होता है, बड़े वाहन में इसका यूज नहीं किया जाता। तो ये आपका दूसरा गलत है। तीसरा बोल रहा है कि फ्यूल सेल AC के रूप में विद्युत उत्पन्न करता है, मतलब अल्टरनेटिव करंट के रूप में नहीं। फ्यूल सेल हमेशा आपका DC मतलब डायरेक्ट करंट के रूप में करता है, और AC हमेशा किस में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में आपका AC करंट यूज करते हैं। याद रखिए AC से DC जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा है, रेक्टिफायर, और DC से जो AC कन्वर्ट करता है वो इन्वर्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। तो इसमें केवल एक ही सही है। निम्नलिखित में कौन सा पेंसिल बनाने के उपयुक्त किया जाता है, तो आपको तो पता है पेंसिल ग्रेफाइट से बनता है। याद रखिए से ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट जो है इसको काला हीरा बोला जाता है, काला हीरा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि एक सेकंड, कि निम्नलिखित में किसको केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय औद्योगिक संस्थान बंगलोर के अनुसंधान विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशक और यूरोपीय संघ सीमाओं तथा व्यवस्थाओं पर आधारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक NAAQS के अंतर्गत पहली बार शामिल किया गया। तो ये जो है ना एक ओजोन को सबसे पहली बार शामिल किया गया।
याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ओजोन के जो है ना मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक प्रभाव डालता था। इसीलिए सब मिल के, भारत औद्योगिक संस्थान या बंगलोर का अनुसंधान, विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूरोप, ये सब मिल के जो है ओजोन पर जो है पहली बार शामिल किया ओजोन को। चलिए आगे है 75, मॉरिशस। याद रखिएगा, इसमें भारत लोग बहुत रहता है। तो कह रहा है कि मॉरिशस के एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन के असफल रहे। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाले पक्षी विलुप्त हो गए। तो ये जो विलुप्त हो गया ना, तो ये जो है आपका डोडा था। याद रखिए, मॉरिशस में डोडो था। याद रखिए, एक बत्तख के था, लेकिन बत्तख से दुगुना बड़ा था। तो डोडो खत्म हो गया, एक्सटिंस में हो गया। ठीक है, तो ये वृक्ष जो है, वृक्ष भी खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि अंतःस्रावक ग्रंथि, जिसको बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आवृत्ति। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है, सेल में पाया जाता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि ग्रेनुअल में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह एक क्लोरोप्लास्ट के भीतरी थाइलाकोइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाहरी परत वाली झिल्ली को कितने तहों से होकर गुजरना पड़ता है? तो ये थोड़ा सा आपको कितना टोटल 2 तह, कितना टोटल 2 तह याद रखिए। ठीक है, इसको एक होता है टी, याद रखिएगा, एक होता है बाहरी टोस्लोकोन आउटर क्लोरोप्लास्ट मेंबर, और दूसरा होता है टोस्लोकोन इनर प्लास्ट मेंबर। टोटल 2 होता है, एक टीओसी होता है, एक टीआईसी होता है, बस इतना याद रखें। 77 है कि ग्रहणी उपकला, क्या ग्रहणी उपकला द्वारा स्रावित सिक्रेटिन और क्लेस्ट्रो कोलोस्टिस्टोकिनीन नामक जठर रंध्र हार्मोन्स क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों और श्रवण करने के लिए सक्रिय है? तो देखिए, ये जो ग्रहणी उपकला में जो है ये सेक्रेटिन जो होता है या कोलेस्टेरोल, ये जो है कहाँ स्रावित होता है? याद रखें, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय में और जठर में। याद रखिए, कहाँ? अग्नाशय में। याद रखिए, ये जो है सेक्रेटिन अग्नाशय में और क्लोसिस्टोकिनीन जो है आपका जठर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78 है, एक व्यक्ति जिसका रक्त ए है, ठीक है, सड़क दुर्घटना में गंभीर हो गया, मान लिया जाए वो जो है सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देता है। उसके संबंधियों को रक्त दान हेतु बुलाया गया। तो बताइए कि वो जो रक्त समूह है वो इस प्रकार पाए जाएंगे, मतलब कि कैसे उसको दिया जाएगा? तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक तो आप उसको ओ ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं, और समूह ए है तो आप ब्लड ग्रुप ए भी दे सकते हैं, और आप इसको ब्लड ग्रुप जो है, जो आप ये तो पत्नी हो या पुत्री हो वो तो दे ही सकते हैं। याद रखिए, ओ निगेटिव दे सकते हैं। तो 1 3 और 4, 1 3 और 4। चलिए, इंसुलिन जो है, इंसुलिन मतलब इन स्विंग बैटिंग करना है, तो एफ बैटिंग। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बैटिंग। याद रखिए, कौन? बैटिंग। चलिए, इंसुलिन जो है ना, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल। पेनक्रियाज में अल्फा, बीटा और गामा सेल होता है, मतलब अग्नाशय में। तो ये आपका बीटा सेल से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, उन देशों में जहाँ लोगों को मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया चावल मिलता है तो लोग भी रहते हैं। देखिए, चावल अगर पॉलिश कर दिए तो फिर चावल का महत्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉलिश कर दिए चावल में तो वो जो है आपको विटामिन B2 की कमी हो जाएगी। कितना? विटामिन B1 की कमी, और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, इसलिए पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसी एक आहार फसल को क्लोरोनीकृत हाइड्रोकार्बन कीटनाशी का छिड़काव किया। ठीक है, आहार को आप ये क्लोरीन से छिड़काव किए तो आहार श्रृंखला क्रमशः क्या होगा? तो देखिए क्या बोल रहा है, आहार फसल, मूषक, सर्प और बाज। इस आहार श्रृंखला में कीटनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में किसमें संचित रहेगी? तो बोल रहा है कि जो कीटनाशक जो आहार है, जो ये जो खाया कोई भी, ये तीनों, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में रहेगा? तो याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा किस में रहेगा? बाज में। ना ही मूषक में रहेगा, ना ही सर्प में रहेगा, तो बाज में सबसे ज़्यादा वो जो है कीटनाशक रहेगा। तो ये बाज में, किसमें? बाज में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कि जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जबकि नीली हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका जीवाणुओं में पाया जाता है जबकि नीली हरित शैवाल में आपका नहीं पाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है इसका, सॉरी ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, जो है आपका जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है लेकिन नीली हरित शैवाल में नहीं पाया जाता। तो ऐसा नहीं, नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है,
याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, ना ही जीवाणु पाया जाता है, ना ही नील हरित, तो ये आपका गलत है। दूसरा बोला है इसका ऊर्जा रासायनिक स्थितिक ऊर्जा के रूप में चल, हाँ इसको क्या होता है एटीपी, एटीपी निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है एटीपी निर्माण करता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही है। 83 है प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु को इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ठीक है, जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये तंतु प्रकाश की दृष्टि से काफ़ी हल्के होते हैं, अतः इन्हें स्थापित करना आसान होता है। हाँ बिल्कुल ये सही है। इसमें ऊर्जा की क्षति कम हो जाती है। हाँ ऑप्टिकल आजकल जो है ना जो भी साइंटिस्ट ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है हल्का रहता है और ऊर्जा भी कम होता है, तो आपका ये दोनों सही, 83 का दोनों सही। चलिए, भारत का पहला संचार उपग्रह IRNSS-1 है, याद रखना, भारत संचार उपग्रह INSS है, जिसको इंडियन रीजनल नेविगेशन प्रणाली बोला जाता है। तो ये आपका जो है बोल रहा है कि कहाँ कहाँ प्रक्षेपित किया गया, तो ये आपका जो है सॉरी कहाँ से छोड़ा गया, वही प्रक्षेपित, तो आपका श्रीहरिकोटा। बुलेट प्रूफ, देखिए जब भी बुलेट प्रूफ होगा तो चुपचाप आप मार दीजिएगा बुलेट प्रूफ में कैबलर पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में है, ठीक है। 86 नंबर बोल रहा है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत निवेश में 10 एकड़ तक की निःशुल्क भूमि कब दी गई, कब दी जाएगी, तो ये जो है आपका मतलब कितनी दी जाएगी, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 100 करोड़ का निवेश होगा और 1000 नौकरियां दी जाएगी, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा, ये आपका करंट है। क्वेश्चन नंबर 87, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2 लाख रुपये तक की सहायता कैसे दी जाती है, तो देखिए पहले उसको 10,000 रुपया मिलता है, 6 माह बाद काम संतोषजनक अगर रहा तो रहने में 2 लाख तक सहायता मिल सकती है, तो ठीक है, तो इस तरह से इसको आपका महिला रोजगार योजना के तहत पैसा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन में आपका 88 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी का वर्तमान मूल्य का कितना वृद्धि दर्ज की गई, तो ये जो है आपका 14.5% है। जीएसडीपी क्या है 14.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है सरकारी माध्यमिक विद्यालय में पिछले 5 वर्ष में ड्रॉप आउट दर की कितना प्रतिशत गिरावट हुई, ड्रॉप आउट दर कितना प्रतिशत की गिरावट हुई, तो याद रखिएगा 62.25, मतलब कि जो है अब स्कूल कोई नहीं छोड़ता, गिरावट हुआ 62%, इसका मतलब अब बिहार के लोग बच्चे लोग पढ़ने में ज़्यादा अग्रसर हो गए। 90 नंबर बोला है बिहार विजन जो है 2047 में डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है कि अगले 2 दशकों के लिए विकास रूपरेखा बनाना, बिहार को विकसित राज्य बनाना, याद रखें, ठीक है, यही है बिहार लक्ष्य 2047। 91 नंबर बोल रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार जो है विजेता मारिया कोरेनी मचाडो, याद रखें मचाए, तो मचा रहा है कौन, मचा मतलब हल्ला कर रहा है कौन, शांत रहने वाली, तो शांति पुरस्कार जो है किसमें मिला था, मारिया मचाडो। तो कह रहा है कि किस कारण उसको सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार, तो ये जो है आपका शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन और राजनीतिक संवाद के लिए, याद रखिए, ठीक है, और ये वेनेजुएला की है, याद रखिए वेनेजुएला, ठीक है, और विपक्षी दल की नेता है अभी। चलिए क्वेश्चन 92 है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये जो है आपका 30 मई 2025 को उद्घाटन किया गया, ये आपका हांगकांग, कहाँ हांगकांग, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन 93 है कि चीन की पहल पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन का उद्देश्य वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना, इस संगठन का औपचारिक उद्घाटन देखिए ये लिखा हो 30 मई 2025 को किस शहर में किया जाएगा, जहाँ इसका मुख्यालय स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है रिपीट कर दिया है 94। मिस वर्ल्ड 2025 में ताज किस देश अपोलो सुजाता कहाँ की है, जिसे मिस वर्ल्ड 2025 जीती, तो आप याद रखिए पोलैंड, कहाँ की है, सॉरी पोलैंड नहीं थाईलैंड की है, कहाँ थाईलैंड, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 95 है भारत की मोनू अग्रवाल जो है, भारत की एक मोनू अग्रवाल नाम है, ने दक्षिण कोरिया में पैराशूटिंग विश्व कप 2025, तो पैराशूटिंग विश्व कप 2025 कहाँ हो रहा है, दक्षिण कोरिया में, तो किस स्पर्धा में रजत पदक जीती, तो आपको क्या बोले थे, तो ये P210 पिस्टल SH-1, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। आपको क्या बोले थे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग कौन करता है, 38 डिग्री। उसी तरह कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है और USA, ये दोनों को अलग करता है कौन, 49 डिग्री, और हटा दिया था आपको पहले भी डिस्कस करिए। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रण, तो नए रक्षा महानियंत्रण जो है आपका कौन है, वही जो डॉक्टर मयंक शर्मा, कौन है आपका डॉक्टर मयंक शर्मा, याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 97 है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो ये आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मृति पे रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को एकल महिला रोजगार योजना शुरू किया? तो ये जो है आपका उत्तराखंड। कहाँ? तो एकल महिला रोजगार योजना जो है उत्तराखंड स्टार्ट किया। 99 है आपका खेलो इंडिया पैरागन। क्या? खेलो इंडिया पैरागन जो है ये जो है आपका 2025 का शुभांकरण क्या था? तो याद रखिए इसका शुभांकर जो है आपका उज्ज्वला था। क्या? उज्ज्वला। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि 5वीं बहुपक्ष नौसेना अभ्यास कोमोडो, याद है कोमोडो ड्रैगन बोला जाता है। तो ये जो है आपका याद रखें इंडोनेशिया के साथ। आपको बोले थे गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति, ये दोनों किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ, याद रखिए। लेकिन मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो आपका क्या है? श्रीलंका के साथ। और कोमोडो भी आपका क्या? इंडोनेशिया का। तो आपका सेशन यहीं खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में आपका सेट नंबर 13 लाके। ठीक है, तब तक आप इसको रिविजन कीजिए। बाय।